प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत महात्मा महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी के आर्थिक विचार, गांधी जी ने आर्थिक विचार आर्थिक प्रश्नों की शास्त्रीय व्याख्याओं पर आधारित नहीं थे। गांधी जी ने आर्थिक विचार आर्थिक प्रश्नों की शास्त्रीय व्याख्याओं पर आधारित नहीं थे। उन्होंने तो वस्तुतः नैतिक आस्थाओं को आर्थिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया है। इसी कारण गांधी जी ने आर्थिक विचारों की अपनी पद्धति को मानवीय अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक संबंधों में सत्य और अहिंसा की प्रयुक्ति मानवीय अर्थशास्त्र का आधार है। गांधी जी की स्पष्ट मान्यता है कि अर्थशास्त्र और नैतिकता वस्तुतः एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। अतः शाश्वत व उदार नैतिकता अपने आर्थिक विचारों की आधारशिला हो। उन्होंने नैतिकता विहीन आर्थिक सिद्धांतों को प्राण विहीन अर्थशास्त्र की संज्ञा दी। उनके शब्दों में, वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक पक्षों की उपेक्षा करता है, मोम की मूर्ति की तरह है जो लगती चाहे सजीव हो किंतु होती प्राणविहीन है। अर्थशास्त्र के नैतिक आधार। गांधी जी के आर्थिक विचारों की रूपरेखा कतिपय नैतिक मूल्यों पर आधारित है। उनकी आर्थिक प्रणाली के नैतिक विचारों का जो विवेचन है हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है समानता, आर्थिक न्याय, विकेंद्रीकरण, स्वदेशी, कायिक श्रम, सभी व्यवसाय की समानता, और उसके बाद में औद्योगिकरण और यंत्रवाद का विरोध, और इसी प्रकार से औद्योगिकरण का विरोध, आदर्श आर्थिक प्रतिमान, विकेंद्रीकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानता की। अर्थव्यवस्था के नैतिक आधार में पहला है समानता। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि समानता को सुनिश्चित किए बिना कोई आर्थिक प्रणाली आदर्श नहीं मानी जा सकती है। उनके मानवीय अर्थशास्त्र में गरीब और अमीर के बीच खाई को बांटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि ऐसा नहीं हो कि गरीब गरीब बनता चला जाए और अमीर अमीर बनता चला जाए। गांधी जी ने समानता को सभी व्यक्तियों द्वारा भौतिक संपदाओं के समान मात्रा में स्वामित्व के रूप में नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति समान सुनिश्चितता के रूप में परिभाषित किया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि भौतिक संपदा और विलासिता के साधनों के बीच मनुष्य की अंधी दौड़ ही असमानता का मूल कारण है। अतः उन्होंने असमानता की स्थापना के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण के परित्याग को आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की तुलना में अपने भौतिक कल्याण को महत्व देने की प्रवृत्ति लोगों में अनावश्यक प्रतियोगिता की भावना को जन्म देती है। उनका मत है कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण जब स्वार्थ केंद्रीय तत्व बन जाता है, तब असमानता सामाजिक व्यवस्था का सहज तत्व बन जाता है और शोषण और दमन असमानता के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार उनके मत में स्वार्थ ही समाज में असमानता, शोषण और दमन का मूल कारण है। वे आर्थिक संबंधों में स्वार्थवर्ती का निराकरण करके एक समतामय समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जो नैतिक आधार है वो समानता पर उन्होंने जोर दिया है। आर्थिक प्रणाली में समानता होनी आवश्यक है। लोगों का एक जो न्यूनतम जीवन स्तर होना चाहिए, उस जीवन स्तर को प्राप्त करने की सब में एक तरीके से प्रवृत्ति होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा नहीं कि अमीर बनता चला जाए और गरीब बनता चला जाए। दूसरा पॉइंट है आर्थिक न्याय। गांधी जी के अनुसार आर्थिक न्याय का अर्थ है व्यक्ति द्वारा व्यक्त कर्तव्यों के निर्वाह और प्रतिफल के मध्य विवेक संबद्ध संतुलन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी ये चाहते थे कि व्यक्तियों के द्वारा कर्तव्यों के निर्वाह और प्रतिमान के मध्य विवेक संबद्ध संतुलन होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार एक न्यायनिष्ठ आर्थिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति का अधिकार होना चाहिए, किंतु ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह अधिकार व्यक्ति को तभी प्राप्त हो जबकि वह अपनी क्षमता के अनुपात में अपने कर्तव्यों का पालन करे।
उन्होंने कहा, एक हाथी को उतनी मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है जितना कि उसके शरीर के आकार के अनुपात में आवश्यक हो, किंतु उसे अपने शरीर के आकार के अनुरूप ही सेवा प्रदान करके उस उपभोग को उचित सिद्ध करना होगा। यदि ऐसा करता है तो माना जाएगा कि उसने एक चींटी के बराबर ही भोजन किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार ही आपको काम करना होगा। आर्थिक न्याय की उनकी धारणा में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन। दूसरा, सचेतन प्रयत्न द्वारा नैतिक उत्थान के लिए व्यक्ति का समर्पण। उपयुक्त ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के द्वारा इन तत्वों से प्रथम समाज से ये अपेक्षा करेगा कि वह सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उपलब्ध कराए। द्वितीय, व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह अपनी आवश्यकताओं की यथासंभव सीमित कर ले। इस प्रकार उनकी आर्थिक न्याय की धारणा में समाज और व्यक्ति दोनों के कर्तव्य समाविष्ट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक है, किंतु आर्थिक न्याय के प्रति समर्पित व्यक्ति उनकी पूर्ति के संबंध में 3 बातों को सदैव ध्यान रखेगा। ये 3 बातें कौन सी हैं? पहला है, जीवन स्तर में सुधार के प्रयत्न एक सीमा तक ही उचित माने जा सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार के प्रयत्न एक सीमा तक ही उचित माने जा सकते हैं। अतः व्यक्तियों को अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, अर्थात अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को अस्तेय का पालन करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। वर्तमान आवश्यकताओं से अधिक का संग्रह करके रखना चोरी के समान है। गांधी जी ने कहा कि किसी ऐसे फल को लेना जिसकी मुझे आज आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेना मेरे लिए चोरी है। हम सदैव अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक नहीं होते और हम में से अधिकांश अनुचित रूप से अपनी आवश्यकताओं का विस्तार कर लेते हैं और स्वयं को चोर बना लेते हैं। तीसरा, व्यक्ति को उन चीज़ों का स्वामित्व नहीं रखना चाहिए अथवा स्वयं के लिए उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो करोड़ों अन्य लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकती है। गांधी जी के अनुसार इन चीज़ों के स्वामित्व की इच्छा करना जो सामान्यतः अन्य लोगों को उपलब्ध नहीं है, मानवता के विरुद्ध है। आर्थिक न्याय के उपयुक्त आधारों से स्पष्ट है कि संसाधन का समाज में न्याय सम्मत वितरण हो, व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं से अधिक साधनों की समुदाय के हित में स्वेच्छापूर्वक त्याग देने की तत्परता। उनके सामाजिक अर्थशास्त्र को 2 अनिवार्य आधार हैं। इन 2 सिद्धांतों के कारण उनके आर्थिक न्याय की धारणा सर्वोदय में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि इनमें सबका कल्याण एक साथ सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। तीसरा पॉइंट है विकेंद्रीकरण। गांधी जी केंद्रीकरण के विरोध में थे और विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे। गांधी जी विकेंद्रीकरण को हिंसा का प्रतीक मानते थे। उनका मत है कि आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण ही शोषण और समानता का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति के कुछ तत्वों में केंद्रित उनकी मान्यता है कि आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित हो जाने के कारण पूंजीपति वर्ग समाज में उपलब्ध योग्यताओं और संसाधनों का शोषण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उनके अनुसार समाज में कुछ संपन्न लोगों और अन्य लोगों के मध्य खाई का मुख्य कारण केंद्रीकरण ही है। उनका मत है कि केंद्रीकरण से माध्यम से आर्थिक प्रणाली में अहिंसा की प्रविष्टि हो जाती है। उत्पादन, उपभोग और वितरण को विकेंद्रित करके आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। उनके अनुसार एक विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली में आर्थिक विषयों में निर्णय
लेने की क्षमता उन निर्णयों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति के हाथों में रहती है और उत्पादन वितरण किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए लाभकारी होने के बजाय कम लोगों की आवश्यकता पूर्ति का माध्यम बन जाएंगे। विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली में भारी पूंजी के विनियोग को गांधी जी ने ग्राम को आर्थिक विकेंद्रीकरण की व्यावहारिक इकाई बनाकर श्रम प्रधान उद्योगों द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनकी विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली में बाहरी उद्योग, मशीनीकरण और टेक्नोलॉजी की अधिक सार्थकता नहीं रहेगी। अगला है स्वदेशी। स्वदेशी की भावना विकेंद्रीकरण की अनिवार्य शर्त है। स्थानीय उत्पादन और स्थानीय उपभोग पर आधारित विकेंद्रीकृत ढांचा स्वदेशी के प्रति प्रेम की नैतिक आधारशिला पर ही खड़ा हो सकता है। स्वदेशी के विचार के नैतिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा, स्वदेशी अर्थ के विषय में धर्म को सुनिश्चित करती है। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है जिसका अर्थ है निकटतम उपलब्ध संदर्भों के प्रति कर्तव्यों का पालन करना, प्रारंभ करके शहर कर्तव्यों की परिधि को व्यापक बनाते जाने की भावना। इस प्रकार स्वदेशी में लोगों के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। ये तो केवल इस बात को विनम्र स्वीकार करती है कि व्यक्ति की कर्तव्य पालने की क्षमताएं सीमित है। स्वदेशी के विचार से व्यक्ति अपने समर्पण को अपने सामर्थ्य के अनुसार सीमित करके आस पड़ोस और ग्राम की सेवा को अपना व्रत बना लेता है। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है जिसका अर्थ है निकटतम उपलब्ध संदर्भों के प्रति कर्तव्य का पालन करके शहर कर्तव्यों की परिधि को व्यापक बनाए जाने की भावना। इस प्रकार स्वदेशी में दूसरों के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। यह तो केवल इस बात की विनम्र करती है कि व्यक्ति के कर्तव्य पालन की क्षमताएं सीमित है। स्वदेशी के माध्यम से व्यक्ति अपने समर्पण को अपने सामर्थ्य के अनुसार सीमित करके आस पड़ोस और ग्राम की सेवा को अपना व्रत बना लेता है। इस प्रकार स्वदेशी की भावना अंततः सारे संसार के हित को सुनिश्चित कर सकती है। गांधी जी ने कहा शुद्ध स्वदेशी धर्म विदेश के विरुद्ध नहीं है, फिर भी स्वदेशी सर्वदेशी नहीं है, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। सबका हित करने की सामर्थ्य व्यक्ति में होती है, अतः सबका हित साधन प्रक्रिया के सामर्थ्य पर ही सही उपभोग नहीं हो पाता। सबका हित साधने का उपाय यह है कि अपने पड़ोस से सेवा का कार्य आरंभ किया जाए। मेरे लिए सब बराबर है, ये कहने पर अधिकांश उसी को है जिसने पड़ोसी के प्रति अपना धर्म पालन किया हो। मेरे लिए सब बराबर है, अतः ये कहकर जो पड़ोसी का तिरस्कार करता है केवल अपने हितों की पूर्ति करता है। वह है स्वैच्छाचारी है, स्वशासन है, स्वच्छंद है, वह अपने लिए जीता है। गांधी ने स्पष्ट किया कि स्वदेशी पालन करने में विदेशी के प्रति घृणा या द्वेष का महत्व नहीं है। उनकी मान्यता है कि स्वदेशी धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति कूपमंडूक नहीं होगा। उसके अनुसार जो चीज़ देश में नहीं बन सकती, तो विदेश में क्षमा लेने में विदेशों में क्षमा मांग लेने में स्वदेशी के अधिकार का निषेध नहीं होता है।
नेक्स्ट है कायिक श्रम और सभी व्यवस्थाओं की स्थापना। गांधी जी ने सभी व्यवसायों की अनिवार्य समानता पर बल दिया। उनका मत था कि कायिक श्रम की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेने से विभिन्न व्यवसायों के मध्य भेदभावों का आधार ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने शरीर श्रम के विचार को दिव्य माना और कहा, ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण श्रम के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किया, और कहा कि जो श्रम के बिना खाते हैं वे चोर हैं। कायिक श्रम की धारणा ये अपेक्षा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाह आवश्यकता जुटाने के लिए अनिवार्य रूप से भौतिक श्रम करे। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी श्रम के प्रति कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में लगा हो, चाहे उस व्यवसाय के अतिरिक्त व्यवसाय शारीरिक श्रम तो निश्चित रूप से करेगा। इस प्रकार श्रम की प्रतिष्ठा व्यक्ति के मन में अंतर्व्याप्त होकर उसे ऐसी परिणाम प्रदान करने देगी कि वह विभिन्न व्यवसायों के बीच कोई भेदभाव नहीं कर सके। कायिक श्रम या रोटी के लिए श्रम की धारणा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को शरीर श्रम से अर्जित करे और बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग परोपकार के लिए करे। इस प्रकार शरीर श्रम पर आधारित विचार समानता और सामाजिक सद्भाव दोनों को एक साथ सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है औद्योगिक और यंत्रवाद का विरोध। गांधी जी औद्योगिकरण और यंत्रों के अनियंत्रित विकास के विरुद्ध थे। उन्होंने विकसित यंत्रों पर आधारित औद्योगिक व्यवस्था को मानवता के सम्मुख उपस्थित समस्याओं का मूलभूत कारण माना है। उन्होंने कहा कि मशीन के विकास और औद्योगिकरण के कारण एक राष्ट्र के बाद दूसरे राष्ट्र का शोषण करने की क्षमता आ जाती है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अनियंत्रित यांत्रिक और तकनीकी विकास मशीनों के प्रति गांधी जी की आपत्ति 3 कारणों पर आधारित थी। यह एक ऐसे साधन के रूप में अपनाई जाती है जो मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि करने अथवा उसके श्रम में सहायक होने की अपेक्षा मनुष्य का स्थान ले लेती है। इसके विकास की कोई निश्चित सीमा नहीं है, अतः इस सीमा तक ही विकसित हो सकती है कि इस पर मनुष्य कोई बस नहीं रखे। कालांतर में यह अपने नियम खुद निर्धारित करती है और मनुष्य दूसरा है इसके विकास में कोई निश्चित सीमा नहीं है, अतः यह इस सीमा तक भी विकसित हो सकती है कि उस मनुष्य का कोई वश न रहे। कालांतर में वो अपने नियम खुद निर्धारित करती है। मनुष्य इनकी विराटता के सम्मुख विवश हो जाता है। उदाहरणतः एक मनुष्य को उत्पादन की प्रक्रिया से हटाकर उसका स्थान ले लेती है और बेरोजगारी को जन्म देती है। मनुष्य चाहते भी इस स्थिति का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो गरीब का अपना नियम है कि वह मानवीय श्रम को विस्थापित करे। गांधी जी यंत्र मात्र के विरोधी नहीं थे। वे तो वस्तुतः मशीन को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्व दिए जाने का विरोध करते हैं। उनका मत था कि मानवीय मशीन स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती है। आपत्तिजनक यह बात है कि वह व्यक्तिगतता का अपहरण कर लेती है। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में मनुष्य की तुलना में मशीन की सुरक्षितता को समाप्त करना चाहता हूँ। वर्तमान में प्रत्येक कार्य को मशीन द्वारा करने की सनक इस कदर बढ़ गई है कि हम मशीन के दास बनते जा रहे हैं।
गांधी जी एक सीमित अर्थ में मशीन की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारी और जटिल मशीनों के विरुद्ध थे। एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया कि वह अपने सभी मशीनों के विरुद्ध हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ यदि वह शरीर वह जबकि एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या वे सभी मशीनों के विरुद्ध हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ जबकि यह शरीर भी एक अत्यंत सूक्ष्म यंत्र है, चरखा भी एक यंत्र है, छोटी दंत कुंडली भी एक यंत्र है। मेरा विरोध मशीन श्रम बचाने के पीछे इस तरह पड़ा रहा तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पर पड़े भूखों मरने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं मानवता के थोड़े से हिस्से के लिए श्रम और समय की बचत नहीं करना चाहता, किंतु अपितु सबके लिए ये कहना चाहता हूँ कि मैं समृद्धि का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण नहीं बनना चाहता, अपितु उनका सब लोगों के मध्य वितरण चाहता हूँ। अतः आज मशीन केवल कुछ लोगों की लाखों लोगों की पीठ पर सवार होने से सहायता करती है। इसकी प्रेरणा शक्ति लोगों की श्रम की बचत करने की उदार भावना नहीं, अपितु लालच है। यंत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते उन्होंने कहा कि यंत्रों के ऐसे उपयोग के वे समर्थक है जिससे सबका भला हो तथा जिसमें कुछ लोगों को अन्य लोगों का शोषण करने का अवसर प्राप्त न हो। उन्होंने कहा, मैं गृह उद्योगों के काम में आने वाली मशीनों के सुधार का स्वागत करता हूं, किंतु विद्युत शक्ति से चलने वाली तकवीएं जारी करके हाथ से सूत काटने वालों को हटा देना तक मैं निर्दय मानूंगा, जब तक कि उसके साथ ही करोड़ों किसानों को उनके घरों में ही व्यवसाय देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न हो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि यंत्रों के विकास से भारत की दरिद्रता का अंत हो सके और लोगों को उनके उपयोग के कारण आलस्य की वृत्ति उत्पन्न न हो, तो वे भारत में विकसित यंत्रों के उपयोग का विरोध नहीं करेंगे। इस दृष्टि से उन्होंने भारत में ऐसे यंत्रों के विकास की आवश्यकता माना जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि इस भारत में ऐसे यंत्रों का उपयोग उचित होगा जिसके माध्यम से भारी उद्योग नहीं है, अपितु लघु और कुटीर उद्योग संचालित किए जाए, ताकि भारी पूंजी का विनियोग के बिना ही देश में रोजगार के व्यापक अवसर प्राप्त हो सके और लोगों की दरिद्रता दूर हो सके। तो इस तरह से हमने गांधी जी के जो है आर्थिक विचारों के बारे में जाना। गांधी जी औद्योगिकरण का विरोध करते थे और आदर्श आर्थिक प्रतिमान विकेंद्रीकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देते थे, आत्मनिर्भर और विकेंद्रीकरण। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था लघु कुटीर उद्योगों पर आधारित होगी। इस व्यवस्था के उत्पादन के लिए भारी भरकम आधुनिक मशीनों को आश्रय नहीं लिया जाएगा, अतः उत्पादन विपुल मात्रा में नहीं होगा और नई भारी मात्रा में पूंजी के विनियोग की आवश्यकता होगी। इससे उत्पादन वितरण में पूंजी की तुलना में श्रम की प्रतिष्ठा होगी, अतः उत्पादन प्रणाली शोषण को जन्म नहीं देगा। धन्यवाद।